नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज बुलेटिन की शुरुआत आरएसएस की खबर से। आरएसएस ने बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है, खासकर मुस्लिम आबादी पर। कुछ सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर आरएसएस ने अपनी पत्रिका ऑर्गेनाइजर के माध्यम से चिंता जताई और कहा है कि देश की संसदीय परिसीमन प्रक्रिया के लिए ये ठीक नहीं है, विकास के लिए ये ठीक नहीं है। अब जब बात मुस्लिम आबादी की निकली तो सियासी गलियारों में घमासान छिड़ गया है। बीजेपी इसमें साजिश देख रही है तो कांग्रेस इसे बीजेपी का नफरती एजेंडा बता रही है। मामला क्या है, जरा समझिए। कल जनसंख्या दिवस है और उससे ठीक पहले आबादी को लेकर देश में बड़ी महाभारत छिड़ गई है। इस महाभारत की शुरुआत हुई आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में आबादी पर लिखे गए एक संपादकीय के जरिए। आरएसएस ने पत्रिका में लिखा, कुछ खास हिस्सों में मुस्लिम आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लेख में कहा गया, राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद ये सभी धर्मों और क्षेत्रों में समान नहीं है। सीमावर्ती हिस्सों के बहुत से इलाकों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड में अप्राकृतिक रूप से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। इस पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की आवश्यकता है ताकि जनसंख्या सामान्य तौर पर नियंत्रित हो सके। लेख में आगे लिखा गया कि अगर मूल आबादी ही बदल गई तो जनगणना के बाद संसद में कुछ सीटें हारने का खतरा है। इसमें मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि के पीछे घुसपैठ को भी बड़ी वजह बताया गया है। जनसंख्या रिपोर्ट में हिंदू मुसलमान हुआ तो सियासत सातवें आसमान पर पहुंच गई। बीजेपी ने इसके दुष्परिणाम गिनाते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत भी कर डाली। परंतु जनसंख्या का संतुलन किसके लिए चुनौती है और किसके लिए अवसर है, ये इन चुनावों के परिणामों ने भी दर्शाया है। आप सबको ध्यान है कि इस हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़े मार्जिन की जीत कहां से दर्ज हुई है? सबसे बड़े मार्जिन से असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 के अंतर से जीते हैं। कानून ऐसा बने जो ना माने उसको सरकारी लाभ से वंचित कर देना चाहिए और उसे वोटिंग राइट भी समाप्त कर देनी चाहिए। ऐसा कड़ा कानून बने, मेरी ये इच्छा है और ये भी है कि सड़क से लेकर संसद तक इस पर बहस हो। बीजेपी ने इसके जरिए कहीं न कहीं विपक्षी दलों की तुष्टीकरण पॉलिटिक्स पर निशाना साधा तो विपक्ष ने भी कमान संभाल ली। के पास और कौन सा एजेंडा है? नफरत फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी खबरें लगाना। अब बंगाल, असम, उत्तराखंड और बिहार पर खास तौर पर जोर दिया गया तो हमने वहां का डेमोग्राफिक डेटा खंगाला। उस डेटा के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई बॉर्डर एरियाज में मुस्लिम आबादी बढ़ी है या फिर ये सिर्फ एक एजेंडा है। उससे पहले ये सवाल भी है कि आखिर आरएसएस ने जनसंख्या का मुद्दा अभी क्यों उठाया, बिहार बंगाल को लेकर निशाना क्यों साधा गया, संपादकीय में मुस्लिम आबादी में वृद्धि को खतरा क्यों बताया गया। तो इसके पीछे बड़ा कारण 11 जुलाई को यानी कल जनसंख्या दिवस का होना है। दूसरा, बिहार और बंगाल में बीजेपी लगातार तुष्टीकरण के आरोप लगाती आई है। और तीसरा, बढ़ती जनसंख्या भविष्य में संसदीय क्षेत्रों में परिसीमन को प्रभावित कर सकती है और इसमें अगर हिंदू घटे तो सीटें भी घट सकती है। अब सवाल ये भी उठता है कि जनसंख्या वृद्धि में हिंदू मुसलमान का तड़का लगाने पर मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं। ये जो है मुसलमानों में ज्यादातर घटता चला जा रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है और ये लोगों की सोच है और लोगों को अंदर सोच ऐसी फैलाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ एक नेगेटिव बनाया जा रहा है और उनको भड़काने की जो है कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों का जो है जनसंख्या बढ़ रहा है और वो कब्जा कर लेंगे और उनकी हुक्मरानी आ जाएगी। ऐसा नहीं है। हालांकि ऑर्गेनाइजर में जनसंख्या वृद्धि के समूचे देश पर घातक परिणामों का जिक्र किया गया तो वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ने के दुष्प्रभावों का भी जिक्र किया गया। इसी बहाने ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी पर तुष्टीकरण के घातक तीर भी चलाए गए। खासकर ममता बनर्जी के शासन में तजमुल और जेसीबी की हरकतों से लेकर वहां हुई टीएमसी कार्यकर्ता के हाथों महिला की पिटाई जैसे मुद्दों के जरिए निशाना भी साधा गया। हर वर्ष जनसंख्या दिवस की तारीख आती है और इसी तरह हर बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन नीतियां वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं जहां से उन्हें हर बार निकाला जाता है। समाधान किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और
और मुस्लिम समाज पर आबादी बढ़ाने के आरोप ही नहीं लग रहे हैं। हिंदू संगठनों ने मुस्लिमों पर हिंदू धर्म स्थलों पर दुकान खोलकर प्रसाद बेचने का भी आरोप लगा है। दरअसल कुछ ही दिनों में सावन की शुरुआत होने वाली है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बड़े हिस्से में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद का यह कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी पहचान छिपाकर प्रसाद और पूजा के दूसरे सामान बेचते हैं। ये पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या हिंदू पहचान के साथ मुस्लिमों ने खोल रखी है प्रसाद की दुकान? क्या झूठा प्रसाद बेचकर हिंदुओं की आस्था से हो रहा है खिलवाड़? कांवड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले ये सवाल खड़ा किया है विश्व हिंदू परिषद ने। वीएचपी ने मुस्लिम समुदाय पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि हिंदू तीर्थ स्थलों पर मुसलमान पहचान छिपाकर पूजा सामग्री बेच रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग हिंदू नाम रखकर प्रसाद और पूजा के दूसरे सामान बेच रहे हैं। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वो इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं ताकि हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे। हिंदू तीर्थ स्थलों, मंदिरों, उनके आसपास के क्षेत्र में इस तरह से मुसलमानों की दुकानों को बंद किया जाए और हिंदू तीर्थ स्थलों को की उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए ये तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं। इतना ही नहीं, वीएचपी ने हिंदू समाज के लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का कोई शख्स मंदिरों या किसी और हिंदू धार्मिक स्थलों के पास पूजा सामग्री बेचता हुआ मिले तो वो स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दे। साथ साथ ये भी मांग की है, हिंदू समाज से भी अपील की है कि वो ऐसे छद्म नामों से चल रहे दुकानों को और ऐसे लोगों के कामों को बेनकाब करें, शासन प्रशासन को इसकी खबर करें। जी न्यूज ने कुछ दिनों पहले ही ऐसे ढाबों और रेस्टोरेंट का भांडाफोड़ किया था जिसके मालिक तो मुस्लिम थे मगर उन्होंने अपनी दुकानों का हिंदू नाम रखा हुआ था। क्या नाम है आपका? इरशाद नाम। कहाँ के रहने वाले? सौदलपुर से जागी। तो ये जो ढाबा है पंजाबी ढाबा आपका ये ढाबा हमारा कब बनाया? ढाबा 1.5 साल हो गया। मोहम्मद यूसुफ। कहाँ के रहने वाले? हरिया वाले। और ये जो होटल है आपका क्या नाम है इसका? न्यू पंजाबी ढाबा। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मुस्लिम दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी दुकानों को नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखने पर सवाल खड़ा किया था। हमने केवल ये कहा है कि कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले कांवड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं। और अब जबकि कुछ दिनों में सावन की कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले वीएचपी ने फिर यह मुद्दा उठा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मुंबई की, जहां हिट एंड रन केस में कार्रवाई के साथ साथ राजनीति भी लगातार जारी। हालांकि पुलिस ने आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया और आज उस बार पर भी बुलडोजर चला दिया गया है जहां से आरोपी की वीडियो गवाही सामने आई थी। आखिर आरोपी ने जहां शराब पी वहां बुलडोजर से क्यों हिसाब हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ये दो तस्वीरें मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद तापस बार की। इन दोनों तस्वीरों का कनेक्शन वर्ली हिट एंड रन केस से। पहली तस्वीर में वर्ली हिट एंड रन केस का आरोपी मिहिर शाह तापस बार के बाहर अपनी कार में बैठता नजर आ रहा है और आज इसी तापस बार पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। वर्ली हिट एंड रन केस में तापस बार की सीधी कोई भूमिका नहीं, लेकिन जब आरोपी मिहिर शाह का तापस बार के बाहर का वीडियो आया तो प्रशासन ने इस बार भी कुंडली खंगाली और अवैध निर्माण का मामला सामने आया। इसके बाद बीएमसी का बुलडोजर पहुंचा और बार के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। जो लड़का है मिहिर शाह, जो इतना बड़ा एक्सीडेंट करने के बाद ये सीधे फरार हो गया है, 2-3 दिन से फरार हो गया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अभी एक दिन पहले इसके ऊपर नोटिस चस्पा दिया गया था, इसको सील कर दिया गया था और आज यहाँ पर बीएमसी इलीगल स्ट्रक्चर को लेकर कार्रवाई कर रही है। जाहिर तौर पर सवाल आपका बहुत वैलिड है, ये इलीगल स्ट्रक्चर आज नहीं बना, ये इससे पहले था। यहाँ पर रेगुलर जो वार्ड ऑफिसर हैं या उसके जो लोग हैं वो यहाँ पर आते होंगे, लेकिन तब इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। अब जब इतना बड़ा केस हो गया और उसका इन्वॉल्वमेंट लड़के का यहाँ पर यही शराब पी थी, उसके बाद जो बाकी के डिपार्टमेंट्स की भी अब नींद खुली है और अब जाकर ये तोड़ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है
तो दूसरी तरफ हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर शाह पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। कल ही मुंबई पुलिस ने मिहिर शाह को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने जुहू बाढ़ से वर्ली की तरफ जाने की बात कबूली है। हाजी अली के पास मिहिर ड्राइवर से सीट बदलकर कार खुद चलाने लगा। पूछताछ में आरोपी मिहिर ने कबूल किया कि ड्राइविंग सीट पर वही था। दरअसल 7 जुलाई को मिहिर शाह की तेज रफ्तार BMW कार ने वर्ली इलाके में स्कूटी सवार पति पत्नी को टक्कर मारी। आरोपी ये कि हादसे के बाद आरोपी ने कार नहीं रोकी और करीब 100 मीटर तक महिला बोनेट पर लटकी रही और फिर सड़क पर गिर गई, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। वर्ली हिट एंड रन का एक केस राजनीतिक रंग ले चुका है, क्योंकि आरोपी मिहिर शाह शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेश शाह का बेटा है। लिहाजा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और शिंदे सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आरोपी मिहिर शाह के घर बुलडोजर कब चलेगा। तो वहीं सीएम शिंदे ने साफ कहा कि आरोपी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये मर्डर था और मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए, जो बुलडोजर जस्टिस हर जगह ये रेजिम देने की कोशिश करता है। उनके घर पे अभी करके दिखा। बीएमसी किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है, रास्ता जिसने बनाया, सीलिंग जिसने बनाया, लेकिन मिहिर राजेश शाह पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बीएमसी ने जवाब देना जरूरी है। ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि मुंबई पुलिस आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को भी गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। साथ ही हादसे के वक्त रही BMW कार और स्कूटी की फॉरेंसिक जांच हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनावी आहट के बीच इस हादसे पर सियासत गर्म है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और अब बात महंगाई की, जिसने बादलों के पार आसमान की ऊंचाई पर छलांग लगा दी है। इतने ऊपर की आम जरूरत का सामान ऊंचे दाम पर मिल रहा है। इतना महंगा है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ पूरी स्पेशल टास्क फोर्स बना दी है। खुला ऐलान कर दिया है कि 10 दिनों में महंगाई को जमीन पर लाओ। बैगन 150 रुपए किलो, टमाटर 70 से 80 रुपए किलो, खीरा 80 से 100 रुपए किलो, शिमला मिर्च 150 रुपए किलोग्राम, बीन्स 200 रुपए प्रति किलो, लौकी 60 रुपए प्रति किलो, आलू 40 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो। ये पश्चिम बंगाल में सब्जियों के रेट है। हालांकि ऐसे ही रेट उत्तर भारत में भी रुला रहे हैं और आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम ये रेट क्यों गिना रहे हैं। अरे ये रेट नहीं है, ये आम जनता पर पड़ रही महंगाई का वेट यानी भार है। ऐसा भार जिसके आगे आम आदमी कसमसा कर रह गया है, त्राई त्राई कर रहा है। जब हर तरफ महंगाई कम होने का दावा ठोका जा रहा है तो आम जनता पूछ रही है, फिर आखिर ये सामान सब इतना महंगा कैसे है अगर महंगाई कम है तो? सब्जियों का तो ज्यादा ही हो गया और जो लोग मछली भी खाता है उसको भी हो गया ज्यादा। यार ऐसे तो बहुत दाम बढ़ा हुआ है सब्जी का, आउट ऑफ कंट्रोल है। पिछले 1.5 महीने से बंगाल की जनता जबरदस्त महंगाई से बेहाल है। बेसिक चीजें भी उछलकर 7वें आसमान पर छलांग लगा रही हैं। ऐसी शिकायतें ममता दीदी तक पहुंची तो उन्होंने कमान संभाली, अधिकारियों को फटकार लगाई और बाकायदा महंगाई कम करने को टास्क फोर्स बना डाली और दे दिया फरमान कि 10 दिन में जमीन पर लाओ इन सब्जियों और जरूरी चीजों के दाम। रिटेल मार्केटे बेशी दाम निচ্ছে, মার্কেটগুলো সার্ভে করো। আরেকটা হচ্ছে লাল দেখবে লেক মার্কেটে একটা দাম তো কালীঘাট মার্কেটে আরেকটা দাম, হাতিবাজারে একটা দাম তো বড় বাজারে আরেকটা দাম, যে যার মতো বাড়িয়ে যাচ্ছে। যেন এটা একটা মুনাফা করার খনি। दीदी ने जो टास्क फोर्स बनाई है उसमें पुलिस से लेकर इन्फोर्समेंट विभाग और व्यापारी वर्ग के लोग शामिल हैं। अब वो क्या करेंगे ये समझिए। रिटेल मार्केट और किसान मंडियों में सर्वे और छापेमारी करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर कीमतों को लेकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। 10 दिन के अंदर कीमतें नियंत्रित करने वाला एक्शन शुरू करेंगे। यह एक्शन आज से ही सभी जिलों में, इस अभियान की शुरुआत आज ही से शुरू हो गई है। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि ये आलू और प्याज राज्य से बाहर जा रहा है या फिर
बांग्लादेश जा रहा है। प्रशासन को उन्होंने निर्देश दिया है, एक टास्क फोर्स गठन कर दी है कि जल्द से जल्द बाजार में जाए और देखा जाए कि किस परिस्थिति में क्यों सब्जियों का दाम इतना बढ़ रहा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसी के हिसाब से अभी कोशिश चल रहा है। अभी देखना है, अभी होलसेल मार्केट हम लोग जाएंगे, कोले मार्केट उधर में देखेंगे क्या हालत है। उसके बाद जो हम लोग का कमेटी बनाए हैं उन्होंने सीएम ने चीफ सेक्रेटरी को प्रिसाइड करेंगे। यानी महंगाई पर दीदी बेरहम नजर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी इसके पीछे टीएमसी पर तृणमूल टैक्स के नाम से हफ्ता वसूली के आरोप लगा रही है। अभी क्या कर रहे, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिल्ली से पश्चिम बंगाल की पंचायत को मूंगफली का बीज भेज रहे हैं, वो भी चोरी करके बाजार में बेच रहे हैं। तो ये सरकार सारे पश्चिम बंगाल की जनता का संपत्ति है, पूरा बेच डाला। महंगाई बेलगाम है, हर तरफ त्राहिमाम है और जनता के जेब में पड़ी गाढ़ी कमाई का ये बहुत बड़ा कत्लेआम है। लेकिन इसके पीछे कौन है? दाम तो सबको ही पता है, डेली तो पेपर में आ रहा है। कम से कम 10-15% दाम इधर में ही बढ़ गया। उसके बाद क्वालिटी भी खराब है। इतना गर्मी है, इतना धूप है, धूप में जब गाछ मर गया। बेगुन था 250 रुपया किलो, अभी हो गया 120। कितना गिर गया। जैसा गाछ में फल होगा वैसा दाम होगा, जैसा आमदनी होगा मार्केट में माल वैसा दाम होगा। सियासत अपनी जगह, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह महंगाई को लेकर सख्ती दिखाई है वो काबिले तारीफ है। उम्मीद करते हैं उनकी मुहिम रंग लाएगी। हो सकता है ये दूसरे राज्यों में महंगाई घटाने का नुस्खा बन जाए। कोलकाता से समित सेनगुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री शाही प्रसाद की। इनके पद से आपको लग रहा होगा कि किसानों की योजना से जुड़ी कोई खबर होगी, लेकिन मंत्री जी ने इससे लंबी लकीर खींची है और ऐसा बयान दिया है कि देश के लोग मंत्री जी से किराना दुकान का पता पूछ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपये किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, जिनका दावा है कि दाल की कीमत कहीं भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। ये सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी, मगर मंत्री जी यहीं नहीं रुके। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर 100 रुपए में दाल कहाँ मिल रही है, तो महंगाई की मार झेल रहे लोगों के जख्मों पर इन्होंने हंसकर जैसे नमक छिड़क दिया। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपये किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। यूपी के कृषि मंत्री को तो दाल के भाव पर ज्ञान का अभाव है, मगर मंत्री जी के इस दावे को जमीन पर तलाशने के लिए जी न्यूज की टीम देवरिया पहुंची, जो मंत्री जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। देवरिया में जी न्यूज ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के आवास से ठीक 100 मीटर की दूरी पर दाल की कीमतों का रियलिटी चेक किया। 170 फुट का बेची जा रही है। 62-63 का 162-63 का वो होलसेल में है। 170 रुपए किलो बिक रही यही अरहर की दाल मंत्री जी के घर में भी इसी दुकान से जाती है। हो सकता है मंत्री जी शायद देवरिया ना आए हों, इसलिए जी न्यूज ने दाल की कीमतों की पड़ताल लखनऊ में भी की, जहां मंत्री जी का सरकारी आवास है। वहां से 1.5 किलोमीटर दूर किराना की दुकान खोजी और मंत्री जी के दावों का पोस्टमार्टम किया। खाने पीने के जो भी सामान है सभी मिलते हैं। पहले जो इस दुकान के मालिक हैं इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ जो दाल है वो कौन से रेट में है। दाल सबसे कम में कम 120 रुपए किलो है। चने की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल 190 से लेकर 220 रुपए किलो तक है। देवरिया से लेकर लखनऊ तक महंगाई पर मंत्री जी ने जो दावे किए थे वो हवाई साबित हुए और अब विपक्षी दल भी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सियासी फुलटॉस गेंद पर जमकर चौके छक्कों की बरसात कर रहा है। कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। जाहिर है महंगाई का असर लोगों की थाली का बजट तो बिगाड़ ही रहा है, लेकिन दाल की कीमत पर मंत्री जी के बयान और उनकी हंसी से आम आदमी से लेकर खास तक हर कोई नाराज है।
ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।